हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। बच्चों, मैं संजीवनी शिंदे आज आपके सामने लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ। यह है एक कविता। कविता का नाम है फूल और कांटे और कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरि औंध उनको कहा जाता है। वहाँ ऊपर लिखा है, देखो, सुनो, समझो और गाओ। यानी पहले गाई हुई कविता सुनो, उसके बाद समझ लो, यानी कविता का स्पष्टीकरण सुनो, और उसके बाद उसे गाने की कोशिश करो। देखो, यह जो कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका जन्म 1865 में आजमगढ़ में हुआ और उनकी मृत्यु 1947 में हुई। उन्होंने क्या क्या रचनाएं की है? तो प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अदक खिला फूल, प्रेम कांता आदि। अब परिचय दे रहे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का बड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है, यानी उनका बहुत ऊपर वाला स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल से जन्म लेने से यहाँ नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। और इसके लिए उन्होंने इस कविता में फूल और कांटा दोनों का उदाहरण देकर क्या प्रस्तुत किया है? तो यह बताना चाहते हैं कवि कि एक ही कुल में जन्म लेने के बाद अगर कार्य उनका अच्छा नहीं है तो उनको बड़प्पन प्राप्त नहीं होता, और इसके लिए उन्होंने उदाहरण लिया है फूल और कांटे का। तो कविता में मैं स्पष्ट करते जाऊंगी, आप देखते रहना। देखो, हम कविता देखेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। देखो, इन 4 पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। यह कविता बहुत सुंदर है बच्चों, क्योंकि जैसे कर्म सिद्धांत, यानी अपने कर्म का फल हमें मिलता है, जो कर्म मैं करूंगी उसका फल मुझे मिलेगा, वैसे ही जो व्यक्ति जो कर्म करेगा वैसा ही फल उसको मिलेगा। यह कर्म सिद्धांत है। तो यहाँ अपने कर्मों पर ज़्यादा प्रभाव डाला है। कवि कहते हैं कि एक ही जगह, यानी एक ही पौधे पर कांटा और फूल दोनों जन्म लेते हैं, और उसके बाद है जन्म लेते जगह में एक ही, यानी एक ही जगह जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें है पालता। एक ही पौधे पर जन्म लेने से वह बड़े हो जाते हैं, कांटा बड़ा हो जाता है, फूल की पहले कली होती है, फिर वो खिल जाती है, वो पालने का कार्य भी फूल करता है। रात में उन पर चमकता चांद भी, यानी रात में चंद्रमा जो आकाश में चमकता है वह भी एक जैसा ही शीतलता का प्रकाश उनको देता है, एक ही सी चांदनी है डालता, यानी अपना प्रकाश चंद्रमा एक जैसा ही कांटे को भी देता है और फूल को भी देता है। और आगे कवि क्या कहते हैं? मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। कवि आगे जाकर कहते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश ही नहीं, तो जब आकाश में मेघ यानी मेघ यानी बादल, आकाश में जब बादल छाते हैं और फिर वो जब बरसते हैं, तब
कांटे पर भी उतनी बारिश आ जाती है और फूल पर भी वही बारिश आती है। एक सी उन पर हवाएं है भाई, और उनके पास से बहने वाली, उनके ऊपर से बहने वाली हवा भी एक ही है। कांटे के ऊपर भी वही हवा बहती है और फूल के ऊपर भी वही हवा बहती है। पर सदाई यह दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। पर कवि कहता है कि दोनों का ढंग यानी दोनों का व्यवहार एक जैसा कभी भी हमें दिखाई नहीं देता। क्यों, कैसे होता है? क्योंकि कांटा अपना अपना काम करता है, फूल अपना अपना काम करता है। तो आगे जाकर हम देखेंगे फूल का क्या काम है, फूल क्या काम करता है और कांटा क्या काम करता है। अगली पंक्तियों में दिया है, अगली पंक्तियां देखेंगे हम। देखो अगली 4 पंक्तियां। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का ही है वेद देता शामतन। यानी कांटा क्या कार्य करता है? तो छेद कर कांटा किसी की उंगलियों में छेद बना देता है, यानी चुभता है, उंगलियों में चुभता है। तो कभी कभी वह फाड़ देता है किसी का वरवतन, यानी कभी कहता है कि सुंदर, वर यानी सुंदर, श्रेष्ठ, वसन यानी कपड़ा, वस्त्र। तो कवि कहते हैं कि कवि कहते हैं कि कांटा जो है वह कभी कभी किसी के सुंदर वस्त्र को फाड़ देता है। और जो प्यार में डूबी हुई तितलियां है, जो कांटे के पास अगर गई तो वह कांटा उस तितलियों के पर को काट देता है। भौर का है वेद देता शामतन, और भौर यानी भ्रमर को भी वह वेद देता है यानी छेद देता है। और शामतन, शाम यानी सांवला और तन यानी शरीर, तो उसके शरीर को भी छेद देने का काम कांटा करता है। तो हमने कांटे का काम देखा, कांटा क्या क्या काम करता है? किसी की उंगली में चुभता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है, प्यारी प्यारी तितली के पर कतर देता है, कतरना यानी कांपना, भौरे के शरीर में छेद करा देता है। इस तरह के कार्य वह करता है। अब अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि फूल कैसे कार्य करता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। यानी कवि कितनी सुंदर कल्पना करे। फूल क्या करता है? जब उसके पास तितलियां आती है तो उनको गोद में लेता है फूल, यानी गोद में लेता है का मतलब होता है कि वह उसे प्यार करता है। भौर को, अगर भ्रमर उसके पास आया तो उसको अपना अनूठा रस पिलाता है। वह उसे अपना अनूठा यानी बहुत ही जो रुचि में अच्छा है वह ऐसा रस पिलाता है। निज सुगंध और निराले रंग से, अपने निज यानी स्वयं का, निज सुगंध यानी अपना सुगंध देता है और अपना निराला रंग देता है सदा देता कली जी की खिला। जी की कली खिलना यानी खुश होना, यानी अपने रंग से, अपने गंध से, निजी यानी स्वयं का, अपने स्वयं के गंध से और स्वयं के रंग से वह सदा सबको खुश कर देता है। यानी हमने कांटे का भी काम देखा और हमने फूल का भी काम देखा। फूल का काम है सबको खुश करना और सबको आनंदी करना। कांटा हमेशा सबको दुख देता है और दुख ही देता है। तो अंतिम 4 पंक्तियों में कवि क्या कहते देखेंगे। है खटकता एक सबकी आंख से, दूसरा है सोहता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर।
कवि कहते हैं, है खटकता एक सबकी आँख में, यानी खटकना यानी बुरा लगना, एक सबकी आंखों में काकों को बुरा लगता है। वो कौन है बच्चों? वह है कांटा। और दूसरा है सोहता सुर शीस पर, सोहना यानी शोभा देना, और दूसरा है जो हमेशा शोभा देता है शीर्ष यानी सिर पर, यानी देखो उस फूल में बहुत सारी अच्छी बातें भरी हुई है, और इसीलिए हम फूल को कहाँ चढ़ा देते हैं? हमेशा भगवान के सिर पर हम चढ़ा देते हैं। तो यह ऐसा सुंदर फूल कहाँ दिखाई देता है? सुंदर फूल सिर पर शोभायमान दिखाई देता है। अब कवि अंतिम 2 पंक्तियों में आपको बता रहे हैं किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। दोनों कुल की बड़ाई यानी जैसे कहते हैं ना, मैं इस कुल का हूँ, स्कूल का नहीं, कुल 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 का मतलब होता है कि हम कहते हैं ना, हमारा वंश, हमारे जो पूर्वज है इनका मैं वंशज हूँ, तो वो कुल होता है कि हमारे दादा परदादा उनके परदादा, यह सब कुल होता है। तो कवि कहते हैं कि कुल की बड़ाई, जैसे हमारे परदादा बहुत बड़े कारखानदार थे, उनके परदादा भी कारखानदार थे, मेरे दादाजी भी कारखानदार थे, मेरे पिताजी भी है, तो वह कुल के साथ आई हुई परंपरा अच्छाई बात है। तो अच्छाई कुल से आती है, लेकिन अगर हमारे मन में अच्छे भाव नहीं है तो वह कुल की बड़ाई कुछ काम नहीं देती। क्योंकि देखो, परदादा तुम्हारे कारखानदार थे, परदादा के परदादा कारखानदार थे, आपके दादाजी कारखानदार थे, क्योंकि परदादा जैसा उनके परदादा जैसा परदादा ने काम किया, परदादा जैसा आपके दादाजी ने काम किया, और आपके दादाजी जैसे मेहनत आपके पापा ने की, आपके पिताजी ने की। अगर आप उनके जैसे कार्य नहीं करोगे तो आप उस ओहदे तक नहीं पहुंच पाओगे। और इसीलिए कवि कहते हैं, देखो, एक ही पौधे पर एक ही कुल में जन्म लिए वो कांटा है और फूल है। कांटा क्या काम करता है और फूल क्या काम करता है? कांटा जो काम करता है उससे दुख प्राप्त होता है, और फूल जो कार्य करता है उससे सुख प्राप्त होता है। तो अपने आप फूल को बड़प्पन मिलता है, फूल को सिर पर लिया जाता है और कांटे को दुत्कारा जाता है। और कवि कहते हैं कि जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, कसर यानी कमी, अगर किसी में बड़प्पन की कमी है, यानी बड़प्पन यानी अच्छे भावों की कमी है, तो उसके लिए कोई भी कुल की बड़ाई काम नहीं आती। तो कुल की बड़ाई के होनी अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारा कार्य अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, इस तरह मैंने आपको पूरी कविता का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब देखो बच्चों, हम देखेंगे अगली स्लाइड। देखो बच्चों, इस कविता का पूरा कार्य, पूरा स्वाध्याय मैं आपको समझा देने वाली हूँ। कविता के पहले विचार मंथन दिया है और कहा है, भूल कर भी न करे भूल, बने फूल नहीं शूल। निम्न आधार पर चर्चा करो, भूल, फूल और शूल। यहाँ इसके लिए इन शब्दों से जो संदेश मिलता है वह मैं आपको बता रही हूँ, वही चर्चा के रूप में आप याद रखो। फूल जैसे कांटों पर खिलकर भी सबको खुशियाँ बांटता है, वैसे ही हमें भी दुख सहकर लोगों को खुशियाँ देनी है। भूल कर भी कांटा बनने की भूल नहीं करनी है। ने गलती से भी कांटे जैसा व्यवहार हमें नहीं करना है, हमेशा हमें फूल जैसा व्यवहार करना है। यह विचार मंथन है। आगे जाकर हम देखेंगे शब्द वाटिका दी गई है। शब्द वाटिका यानी शब्द संसार, शब्द संसार यानी शब्दार्थ जो कविता के साथ दिए हुए हैं। कुछ शब्द मैंने कविता पढ़ाते वक्त कहे हैं, जैसे कसर, कसर यानी कमी, यह यहाँ शब्द नहीं है, तो ऐसे शब्द भी
मेरी जो वीडियो है उससे सुनकर वो शब्द भी लिख लो और ये शब्दार्थ भी लिख लो। अगला है कि तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ। यानी इसका भी उत्तर मैं आपको दे रही हूँ कि आपको कौन सा फूल पसंद है और मैं मेरे बारे में लिख रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो आपने यही याद रखा तो भी चलेगा, नहीं तो आप अपने पसंद के फूल के बारे में भी लिख सकते हो। मैंने लिखा है कि बताओ तो सही, यानी अब मैं जो पाठ्य पुस्तक में जो पूछा है वो बताओ तो सही। मुझे गुड़हल का फूल पसंद है। गुड़हल फूल लाल रंग का होता है। यह फूल भगवान गणेश जी को बहुत पसंद है, इसलिए यह फूल भगवान गणेश जी को अर्पण किया जाता है। इस फूल का एकदम सौम्य सुगंध होता है। बस आगे जाकर अगला देखेंगे। देखो पाठ्य पुस्तक में कविता के पिछले पन्ने पर यानी पेज नंबर 4 पर यह स्वाध्याय दिया गया है। खोजबीन यानी खोजो। थोड़ा आप बगीचे में जाते हो, गांव में जाते हो तो खेत में जाते होंगे, इधर उधर बाहर घूमते हो, मैदानों में जहाँ भी पेड़ पौधे आते हैं तो उसका वर्गीकरण करने के लिए कहा है कि छोटे पौधे, मध्यम पौधे और बड़े बड़े पेड़। तो हम देखेंगे छोटे पौधे में क्या आता है। छोटे पौधे में आता है तुलसी, जो घर घर के आंगन में दिखाई देती है। गेंद यानी मराठी में झेंडू कहते हैं, वो उनके फूलों के पौधों को कहा जाता है, गेंद के पौधे। और गुलाब के पौधे, गुलाब फूल का पौधा आपको पता है। मध्यम पौधे में आएगा पपीता, टमाटर और अनार। और बड़े पेड़ में आएगा आम, पीपल, नारियल, ये बड़े पेड़ों में आएगा। इस प्रकार हमने वर्गीकरण किया है। अब हम देखेंगे स्वाध्याय जो प्रश्नोत्तर के रूप में है। पहला है, रात में उन पर डैश चांद भी एक ही सा डैश है डालता। तो उत्तर है चमकता और चांदनी। तो पूरा उत्तर ऐसा होगा, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। और दूसरा है, प्यार डूबी तितलियों के डैश कतर, भौर का है वेद देता डैश तन। उसके उत्तर है पर और शाम। तो देखो उत्तर इस प्रकार आएगा, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। अब अगला है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। वह मैं अगली स्लाइड पर दे रही हूँ क्योंकि एक प्रश्न एक उत्तर देना है, इसके लिए। प्रश्न पहला है, फूल किनको गोद में लेता है? उत्तर है, फूल तितलियों को गोद में लेता है। दूसरा प्रश्न है, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? तो बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती। तीसरा है, कौन एक सा बरसता है? उत्तर है मेघ, यानी मेघ एक सा बरसता है। चौथा प्रश्न है, फूल किसको रस पिलाता है? उत्तर है, फूल भौरे को रस पिलाता है। अब नीचे वाला भाषा की ओर हम देखेंगे। प्रश्न जो कहा है, निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके काफी में लिखो। काफी यानी नोटबुक, मैं हमेशा कहती हूँ कापी और कलम ले लो और लेखन कार्य पूरा करो। कापी का मतलब नोटबुक और कलम का मतलब पेन। अब देखेंगे यहाँ पहले साइड में समानार्थी शब्द दिए है और दूसरे साइड में विरुद्धार्थी शब्द दिए है, और जो नीचे ज्वालामुखी जैसा दिखाई दे रहा है ना, उसमें जो वर्ण है उनसे यह जोड़ियाँ बनी हुई है। तो देखेंगे पहले समानार्थी शब्द।
पहला शब्द उन्होंने उदाहरण के तौर पर दिया है पुष्प फूल, दूसरा है हवा पवन, तीसरा है जल पानी, चौथा है तन बदन। यहाँ देखो उन्होंने 3 ही शब्द कहे हैं, लेकिन और 2 शब्द निकल आ रहे तो मैंने वो भी दिए हैं, वो भी लिख कर रखो, क्योंकि परीक्षा में जो याद आएगा वो लिखोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। इसके लिए और 2 दे रही हूँ, मेघ बादल और दिन दिवस। अब विरुद्धार्थी जोड़ियाँ देखेंगे। रात दिन उन्होंने दिया हुआ है विरुद्धार्थी शब्द, दूसरा है मान अपमान, तीसरा है पावन अपावन, चौथा है छोटा बड़ा, पांचवा है उदय अस्त और छठा है सवाल जवाब। ये भी यहाँ भी विरुद्धार्थी भी 2 शब्द ज़्यादा मिले हैं तो मैंने 2 जोड़ियाँ दी है, वह भी लिख कर रखो। जो आसान लगे उसमें से कौन सी भी 3 जोड़ियाँ आपको लिखनी है। परीक्षा में इस तरह प्रश्न आया तो आपको आसान हो जाएगा। इसके लिए जितनी भी जोड़ियाँ निकलती है वह सब मैंने दी है। अब इन सब के वाक्य हम देखेंगे। देखो बच्चों, समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग मैंने अलग अलग प्रकार से किया है। जैसे पुष्प भगवान को अर्पण किए जाते हैं, फूल भगवान को अर्पण किए जाते हैं, हवा चलती हवा से हम खुश होते हैं, पवन चलती पवन से हम खुश होते हैं। अगला जल, सब पशु पक्षियों को जीने के लिए जल आवश्यक है। वैसे ही पानी, सब पशु पक्षियों को जीने के लिए पानी आवश्यक है। देखो बच्चों, यहाँ सेम एक ही वाक्य में मैंने दोनों शब्दों का प्रयोग किया है, यह दिखलाने के लिए कि दोनों में से कोई भी शब्द हमने वहाँ लिखा तो वाक्य सही है, अर्थ सही निकलता है। का मतलब वह समान अर्थी शब्द यानी समान यानी एक ही अर्थ के 2 शब्द है। अब देखेंगे विरुद्धार्थी शब्द, नहीं तन बदन रहा। अब देखो इसका इस प्रकार भी उपयोग किया जाता है। कसरत करने से तन बदन में पसीना आता है। तन बदन, तन यानी भी शरीर और बदन यानी भी शरीर। मेघ, आकाश में मेघ भर आते हैं तो बारिश होती है। उसका समानार्थी शब्द है बादल। आकाश में बादल छाने से बारिश होती है। दिन, एक दिन तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओगे। वैसे ही दिवस का भी होता है, एक दिवस तुम बड़े इंसान बन जाओगे। ये हो गई समानार्थी शब्दों की जोड़ियों का वाक्य में प्रयोग। अब विरुद्धार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग। रात दिन पढ़ाई करने से अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। दूसरा है मान अपमान, कभी किसी का अपमान नहीं करना, हमेशा सबको मान देना चाहिए। अगले है छोटा बड़ा, हमेशा छोटे बड़े काम करते रहो। अगला है पावन अपावन, अपने पावन घर में अपावन कार्य नहीं करना। पावन का मतलब पवित्र और अपावन का मतलब अपवित्र। सवाल जवाब, कई सवालों के जवाब ढूंढने से मिलते हैं। उदय अस्त, सुबह सूर्योदय होता है और शाम को सूर्य का अस्त होता है। अब देखो यहाँ जो सदैव ध्यान में रखो, इसके लिए कहा है प्रत्येक परिस्थिति का सामना हंसते हुए करना चाहिए। का मतलब क्या है, तो इस कविता से कवि संदेश देते हैं कि एक कोमल फूल हवा बारिश का सामना करता है, कांटों के ऊपर खिलकर भी हमेशा हंसता रहता है, वैसे ही तितली और भ्रमर के साथ खुशियाँ भी मनाता है। वैसे ही बच्चों,
फूल तुम्हें संदेश देता है कि मैं जैसे सभी परिस्थितियों का सामना हंसकर तथा डटकर करता हूँ, वैसे ही तुम भी अपने जीवन में अच्छी परिस्थितियों में खुशियाँ मनाओ और कठिन परिस्थितियों में उसका डटकर सामना करो। यह संदेश आपको दिया जाता है। अब देखो, मैंने समझा जो मैंने प्रत्येक परिस्थिति का सामना हंसते हुए करना चाहिए, इसमें इसका उत्तर मिलेगा। आप उसी के आधार पर इस कविता से आप क्या समझे, यह आप 2-4 वाक्यों में लिखो। यह मैंने नहीं लिख कर दिया, इसका कारण यह है कि आपने क्या समझा। मैंने तो बहुत कुछ समझा दिया, लेकिन आपने क्या समझा, यह आपको 2-4 वाक्यों में लिखना है। बच्चों, जरूर जरूर यह करना, क्योंकि आगे जाकर जब आपको स्वमत लिखना है तो इस प्रकार जब आप लिखोगे तो इसका फायदा हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को शुरू करो और यह वीडियो सुनो और मैंने समझा यानी आपने क्या समझा, यह 2-4 वाक्यों में लिखो। तो बच्चों, यह कविता यहाँ समाप्त होती है और जल्द ही मैं वापस आऊँगी अपनी पाठ्यपुस्तक का अगला पाठ लेकर। और बच्चों, अगला पाठ तो बहुत ही सुंदर है। अगला पाठ है दादी माँ का परिवार। वही लेकर जल्द ही मैं वापस आ रही हूँ। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।